आज़ादी की बात करते हैं, जैसे जंग आज़ादी का नाम दिया गया मुसलमानों और हिंदुओं की तरफ से, और अंग्रेज़ों ने इसे जो है वो रिवॉल्ट का नाम दिया और कहा ये गदर था क्योंकि ये बगावत थी, तो उस वजह से उन्होंने इसे गदर का नाम दिया। जबकि जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उन्होंने इसे जंग आज़ादी का नाम दिया कि भाई ये आज़ादी के लिए लड़ी जा रही है। अब वो जो हमने देखा, आप देखें 100 साल की जो पॉलिसीज रही कि जैसे जैसे कब्जा करती रही ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसने जो पॉलिसीज रखी 100 साल के दौरान वो इंतहाई बुरी पॉलिसीज थी, ठीक है, और इंतहाई टफ पॉलिसीज थी हिंदुस्तानियों के लिए, जिस वजह से जो है ये अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई कि अब आज़ादी की जंग लड़ी गई। अब 1856 के अंदर ओहद फतह हो गया, पूरा हिंदुस्तान इनके कब्जे में था। तो इस टाइम पे साथ साथ प्लान हो रहा था, क्या प्लान हो रहा था कि भाई अब अंग्रेजों के खिलाफ हमने निकलना है और रिवॉल्ट करना है कि हमें हमारे ही मुल्क के अंदर जो है उन्होंने गुलाम बना दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के अंदर ही गुलाम बना दिया था। अब उसमें सबसे पहले देखिए जी, जो ब्रिटिश राज है वो अपनी पीक पे था इस टाइम पे। 100 साल के बाद ब्रिटिश राज ने जो है वो कंपनी राज ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। कंपनी राज ने, इस बात को जरा समझिएगा, कंपनी ने हुकूमत की थी। अब अगर हम बात करें कॉजेज की कि क्या वजूहात थी जिन वजूहात की बिना पे जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, कि अब 100 साल तो कंप्लीट हो गया, 100 साल में जो है वो इंतहाई जुल्म भी हुआ, ज्यादतियां भी हुई, लेकिन किस टाइप का जो है कहां कहां अंग्रेजों ने इन्फ्लुएंस किया और किस तरह से जो है वो हिंदुस्तान को कैप्चर करके सब कुछ किया, पीछे तो देख चुके हैं। अब यहां पे देखते हैं जो सबसे जो अहम कॉज बना, जो सडन कॉज जिसको हम कह सकते हैं कि वो क्या था, वो एक गोली थी, एक कारतूस था, जो एक नया कारतूस इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें माना यह जाता था कि अफवाह फैलाई गई, अफवाह थी या सच्चाई थी, लेकिन माना जाता है कि फैलाई गई क्या थी कि भाई जो नया कारतूस है इसमें गाय और सुअर की चर्बी शामिल है नए कारतूस के अंदर, और इसको क्या है दांतों से चबाना पड़ता है। इनफील्ड राइफल जो उस टाइम पे होती थी, एक लंबी सी राइफल थी, तो उसमें जो है वो डाला जाता था, दांतों से चबा के उसके बाद डाला जाता तो फिर फायर होता था। तो उसमें आप देखिए, अब जब ये बात खबर फैली तो इससे पहले प्लान तो हो रहा था। अब ये जो है ना, ये माना जाता है, जैसे देखिए आप लड़ाई होती है तो उसमें जो एक लास्ट जो है ना एक बात होती है कि भी इसके बाद जंग जो है वो फूट पड़ी, तो उसमें अब गाय जो है वो हिंदुओं के लिए मुकद्दस थी। उन्होंने कहा भाई हम जो है वो गाय की चर्बी को कैसे जो है ना इन्होंने दांतों में दें, और मुसलमान जो है वो सूअर से नफरत करते थे, सूअर हराम है, तो उन्होंने कहा हम सूअर को मुंह में कैसे दे सकते हैं, ये तो हमारा दीन बर्बाद करने की बात है। तो मुसलमान और हिंदू ही जो है सबसे ज्यादा थे, सिख भी साथ में शामिल थे, लेकिन मुसलमान और हिंदू जो है असल में सबसे ज्यादा थे। तो उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया इनफील्ड राइफल चलाने से, और मंगल पांडे ने फिर जो है वो पहली गोली माना जाता है कि चलाई। अब दूसरे अगर कॉजेस की बात की जाए तो उसमें एक तो सियासी कॉज था, यानी कि पॉलिटिकल जो है वो कॉज बना, इसके बाद जो है वो मजहबी कॉज बना और सोशल कॉज बना, मुआशरती तौर पे भी जो है वो असरात क्या थे, तो इकोनॉमिक कॉज था, माशी तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, और मिलिट्री कॉज था, आर्मी के अंदर की भी वजूहात थी। अब अगर सबसे पहले बात करें पॉलिटिकल कॉज की, तो देखिए पॉलिटिकल कॉज में पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया ऑन फोर्स कि सबसे पहली बात ही ये है कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि ताकत के बलबूते पे जो है वो इंडिया के ऊपर कब्जा किया। इसका मतलब ताकत के बलबूते कब्जा किया, तो ये सबसे पहली बुरी बात हो गई। उसके बाद क्या किया जी, डिग्रेड किया इंडियन रूलर्स को, जो वहां के हुक्मरान थे उनको क्या किया जी, उनको डिग्रेड किया, उनकी जो है उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की, उनसे टैक्स वसूल किया गया, उनकी जो है इंसल्ट की गई, उनको रिप्लेस किया गया, उनके साथ लड़ाइयां की गई, तो अवाम के सामने भी उनकी कोई हैसियत नहीं रही। अब जाहिर बात है, यानी पॉलिटिकली उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, पॉलिटिकली सारे सिस्टम को चेंज किया, पॉलिटिकली ही हर चीज को, अदालतों का निजाम चेंज कर दिया, एजुकेशन चेंज कर दी, ये सारा पॉलिटिकल कॉज बना। अब अगर बात करें मजहबी कॉज की कि मजहब के अंदर क्या हुआ, तो सबसे पहले तो मसला ये था कि ये क्रिश्चियनिटी की फैलाने आए थे। जैसे मैंने कहा 3G के लिए आए थे, तो गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड, इनका मकसद ही क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हम जो है वो ईसाइयत जो है उसको फैलाएंगे। तो जब ईसाइयत को फैलाना था तो ईसाइयत इंडिया को, इंडियंस को, यानी मुसलमानों को, हिंदुओं को ये ईसाई बना रहे थे, और माना जाता है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे कलकत्ता के इलाके में या दूसरे जो इलाके थे, तो वहाँ पे जब एक शख्स जो है कंपनी के पास जाता तो वो उससे जो है वो चावलों की एक बोरी दे के वापस भेजते, लेकिन साथ में वो क्रिश्चियन होकर वापस आता, ईसाई होके, क्योंकि वहाँ पे देखिए एक शख्स जो भूखा है उसके लिए मजहब अहम नहीं, उसके लिए पेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे ये अहम नहीं कि भाई वो मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, उसे इतना पता है कि भाई उसे खाने के लिए चावल मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है, तो उसके लिए काफ़ी था। तो एक तो ईसाइयत जो है वो फैलाई गई और मुसलमानों और हिंदुओं को ईसाई किया गया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात थी। ईसाइयत की प्रीचिंग खुलेआम स्टार्ट हो गई, स्कूल स्टार्ट कर दिए गए, ठीक है, मिशनरी स्कूल जो थे, इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिए, यानी कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है इन्होंने ईसाइयत को फैलाना शुरू कर दिया। इसकी आप देख लें कि इंडिया के अंदर आज भी जो गोवा या जो दक्कन का एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है केरला में ईसाई मौजूद हैं, क्रिश्चियनिटी।
उसके बाद अगर हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम जो है उनको मिलिट्री में शामिल किया गया एक साथ ही, यानी कि मुसलमान और हिंदू एक साथ, आपको पता है कहीं पे ना उठते हैं, ना बैठते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ठीक है, क्योंकि खाना पीना जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक जगह नहीं खा सकते, लेकिन जब इनको एक साथ रखा गया तो ये इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसी तरह से हिंदुओं के अंदर जो है वो कास्ट सिस्टम था, तो एक ब्राह्मण भी वहीं पे मौजूद है और एक जो है वो खश्तरी भी वहीं पे मौजूद है, तो इसका मतलब ये भी प्रॉब्लम है कि वो तो जात का तो मिलिट्री के अंदर कोई ख्याल नहीं किया जाता, मिलिट्री तो मिलिट्री थी, सबका यूनिफॉर्म एक जैसा था, तो वहां पे हिंदुओं को आपस में भी प्रॉब्लम था कि भाई ये छोटी जात का मेरे साथ क्यों बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो इनका हिंदू रिलीजियसली जो है इफेक्ट हुआ। अच्छा, सिखों से शेव करवाएगी जबरदस्ती। अब हम जाते हैं सिख जो है वो दाढ़ी कभी भी जो है वो या बाल अपने जिस्म के हिस्से के तराशते नहीं, लेकिन वहां पे जब उनसे शेव करवाएगी ये उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, उनके मजहब को जो है चेंज करने की बात हुई। अच्छा, इसी तरह से हिंदू जो है वो समंदर का सफर करना जो है वो इसे अच्छा नहीं समझते, ये से वो अशुभ समझते हैं, तो हिंदुओं से जबरदस्ती जो है वो समंदर का सफर करवाया गया, नेवी में जब उन्हें शामिल किया गया या उन्हें दूसरे जो है वो बेड़ों पे भेजा गया बर्मा में, तो इस तरह उन्हें समंदर के सफर करवाया गया, तो वो भी उनका मजहब खराब हुआ, तो ये रिलीजियस पर्पस हुए। मुसलमानों को जो है वो चेंज किया गया, उनकी हिस्ट्री जो है वो चेंज कर दी गई, इंडियन की हिस्ट्री इवन पढ़ाई नहीं जाने देती थी वहां पे। सोशल कॉज की बात करें तो रिस्पेक्ट कोई नहीं रही इंडियंस की, क्योंकि इंडियंस की रिस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले खत्म कर दी उन्होंने, क्योंकि इंडियंस को उन्होंने समझा गुलाम और खुद को आका, और उनका भाई हम जो है वो गोरे हैं और ये काले हैं। साथ में उन्होंने क्लब्स के ऊपर बैन लगा दिया, जितने भी बड़े क्लब्स थे उनमें जो इंडियंस थे, ठीक है, हिंदुस्तानी, उनकी पाबंदी लगा दी कि भाई जो हिंदुस्तानी हैं वो क्लब्स में नहीं आ सकते। इवन क्लब्स के बाहर लिखा हुआ था इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड। अब अंदाजा करें, यानी हिंदुस्तानी और कुत्ते जो हैं ये क्लब्स के अंदर नहीं आ सकते, वो इसको यूं समझते थे, इतना ज्यादा बैडली ट्रीट करते थे इंडियंस को। अच्छा, कुत्तों की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता था। अब कुत्तों की तरह कैसे ट्रीट किया जाता था? से सलाम, ये कहा जाता था कि जब कोई अंग्रेज जो है वो पास से गुजरेगा तो आपने क्या करना है, उसे सलाम कहना है और साथ में सर झुकाना है, अपना जो है वो सर भी उसके नीचे झुकाना है। कोई भी अंग्रेज जो है वो घोड़े के ऊपर गुजर रहा होगा तो आप वहां खड़े हो जाएंगे जब तक वो गुजर नहीं जाएगा। अब इस तरह के जो है वो हालात हुए गुलाम और आका के। और वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया गया 1835 से, जो है यहाँ पे जो एजुकेशन रिफॉर्म्स लाई गई तो उसके तहत वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ प्रमोट किया गया और यहाँ की जो लोकल एजुकेशन थी, इस्लामिक एजुकेशन या हिंदू एजुकेशन जो थी, उसको यहाँ पे रोका गया और उसके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनाए गए। इकोनॉमिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, क्योंकि इकोनॉमिकली जो हिंदुस्तान जो था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था कि भाई यहाँ का जो जीडीपी था वो बहुत ज्यादा था, तो उसको जो है इन्होंने जो है वो सारे का सारा निचोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंगों के थ्रू। क्योंकि जब इन्होंने देखिए बंगाल के ऊपर कब्जा किया वॉर ऑफ पिलासी के बाद, तो उसमें क्या हुआ कि बंगाल में इतने बुरे हालात हो गए कि वहां पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि टैक्स इतना ज्यादा कलेक्ट किया गया और वही बंगाल इतना ज्यादा खुशहाल था किसी टाइम पे, बहुत हैवी टैक्सेशन ली गई, ठीक है जी। अब पैदावार होती ना होती लेकिन टैक्स देना पड़ता। इसी तरह से जी इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी उसको तबाह कर दिया गया, खास करके जो कपड़े की सनत थी इंडिया की उसे तबाह किया गया। अब यहां पर आप समझिएगा इस बात को थोड़ा सा कि अंग्रेज क्यों आए थे हिंदुस्तान के अंदर। अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आए थे इसलिए क्योंकि वो ट्रेड कर सकें, यानी तिजारत के लिए आए थे। तो सबसे जो पहला पर्पस था, प्राइमरी पर्पस, वो तो ट्रेड था। ये जो बाद में इन्होंने फौज बनाई और ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, एक हुक्मरान को बिठाया, दूसरे को बिठाया और उससे बहुत बड़े पैसे वसूल किए, तो वो तो एक अलग गेम थी। लेकिन जो असल में इनका काम था वो ट्रेड था और इनको रॉ मटेरियल चाहिए था। अब रॉ मटेरियल, जैसे मैं कह चुका हूं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जो यूरोप के अंदर आ चुका था, तो इंडस्ट्रीज की नीड थी उस टाइम पे रॉ मटेरियल, तो इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान जो है वो उसकी एक्सपोर्ट बहुत जबरदस्त किस्म की थी। वो एक्सपोर्ट करता था, यानी बाहर के मुल्कों को भेजता था, ठीक है, बरामदात किया करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने ऐसी पॉलिसीज अपनाई कि जो बरामदात थी उनके ऊपर टैक्स लगा दिया और बहुत हैवी टैक्स लगाया बरामदात के ऊपर, और जो दरामदात थी, जो इंपोर्ट्स थी, उनको बहुत ज्यादा चीप कर दिया। अब नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि यहां से लोग बाहर भेज नहीं सकते थे और बाहर से चीजें आसानी से आ जाती थी। तो ऐसे में जो है इन्होंने जो है वो एक्सपोर्ट, यानी यहां की लोकल इंडस्ट्री तबाह कर दी और जो अपनी इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज्यादा फायदे में ले गए। इसकी दूसरी एग्जांपल यूं समझिए कि यहां जैसे अब मान ले कपड़ा है, तो कपड़े के लिए यहां पे क्या है जी, पटसन है, सॉरी कपास है। तो अब कपास क्या करते हैं, यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते, कपास का फैक्ट्रीज तो लगी हुई थी यूके के अंदर। अब यूके में वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, वहां पे उनको फायदा मिल रहा था, तो यहां से यूके वो कपास जाती रॉ मटेरियल के थ्रू, चाहे वो 2 रुपए जाती, 10 रुपए जाती, लेकिन वापसी पे वो वहां से कपड़ा बन के आती, तो वही जो 2 रुपए की चीज गई थी वो यहां पे वापस आती 200 रुपए की। यानी अब देखिए कैसी जबरदस्त किस्म की इनकी स्ट्रेटेजी थी कि रॉ मटेरियल भी यहां से लिया और वापस आके चीज बनाई अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, वहां पे लोगों को लेबर दिया यूके के
के अंदर और वही वापस हिंदुस्तानियों को बेचती महंगे दामों, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट जो थी। तो अब देखिए, और यहाँ के जो लोकल जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उनसे बहुत ही सस्ते दामों से चीजें ली गई कि हम आपकी चीजें जो हैं वो बाहर बेचेंगे। तो बहुत, यानी कि 1 रुपए में लेके तो 10 रुपए में बाहर बेची गई और सारे का सारा प्रॉफिट अपना था। तो क्योंकि खुद तो इनको बेचने दी जाती नहीं थी, तो ऐसे में इवन यहां तक हिंदुस्तान इतना अमीर था कि यहां से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क था, जब वो यहां से यूके जाता तो अपने साथ जो रॉ मटेरियल यहां से लेके जाता तो वो बताया करता कि मैं वहां पे जो है बहुत बड़ा अफसर हूं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं वो बाहर जाते हैं और वहां पे छोटे छोटे काम करते हैं और वापस आके झूठ बोलते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर अंग्रेज आके ऐसे काम करते और वापस जाके जो है वो बंठन की जाते और कहते हैं कि भाई हम देखो बड़ा जो है ना बड़ी अफसर लगे हुए और वहां पे बिजनेस करते हैं हम। तो हालांकि वो यहाँ पे क्लर्क थे या फौज के अंदर थे। ये हालात पैदा किए उन्होंने। अच्छा, इसके बाद यहां तक इसकी एक एग्जांपल दी जाती है कि जो कपड़ा था, इस कपड़े की इंडस्ट्री के अंदर इतना शानदार था इंडिया कि इन्होंने यहां के जो वर्कर्स थे उनकी उंगलियां तक काट दी कि वो ऐसी प्रोडक्शन ना बना सके। कि एक हिंदुस्तानी को जब कहा, एक अंग्रेज को कहा गया कि उसे जो है वो इंडियन शॉल दी जाए या अंग्रेजों की शॉल, तो उसने कहा मुझे फ्री में भी अंग्रेजों की शॉल, अपनी ही शॉल के बारे में कहा कोई फ्री में दे तो मैं वो ना लूं, क्योंकि जो मैंने पहली हुई वो पिछले 7 साल से पहनी हुई और वो बहुत शानदार है। अच्छा, जबरदस्ती फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता और बहुत ही चीप लेबर के ऊपर जो है वो काम करवाया जाता, यहाँ पे जो उनसे रॉ मटेरियल लिया जाता या जहाँ पे जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज लगी हुई थी। और इस तरह से ये यानी कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की गई और नतीजे के तौर पे जो है फिर जब इनके हालात बहुत ख़राब हुए हिंदुस्तानियों के, तो फिर उन्होंने जो है वो रिवॉल्ट किया। मिलिट्री कॉज के अंदर क्या किया जी, सारे के सारे लो रैंक्स जो थे वो इंडियंस के पास थे, बहुत ज़्यादा लो सैलरीज थी इनके पास, हाई रैंक्स सारे के सारे जो है वो किसके पास थे, अंग्रेज़ों के पास थे, अंग्रेज़ों ने अपने पास रखे हुए थे। और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पास तो फिर और ज़्यादा चेंज हो गया और कोई रिलीजियस रिस्पेक्ट नहीं थी, सबको एक साथ बिठाते एक साथ ट्रीट करते थे। तो ये मिलिट्री के अंदर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था और स्लेव्स की तरह यानी गुलामों की तरह ट्रीट करते थे। ये वो सारे कॉजेज बने जिन वजूहात की बिना पे जो है हमने देखा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लड़ी गई। यानी कि उन वजूहात की बिना पे जो है अब जब हिंदुस्तानियों की बर्दाश्त से बाहर हुआ तो हिंदुस्तानियों ने जो है वो रिवॉल्ट का प्लान किया। माना जाता है कि 1855 से ही, यानी रिवॉल्ट से 2 साल पहले ये प्लान हो चुका था। और जो है वो एक सुर्ख गुलाब जो है और जो रोटी है इसको निशान के तौर पर पहुंचाया गया कि जहां जहां ये पहुंचेगा, क्योंकि फोन का जमाना तो था नहीं, तो जहां जहां ये पहुंचेगा वहां वहां रिवॉल्ट होगा। तो इस तरह से इन्होंने ये रिवॉल्ट जो है वो प्लान किया। और इसमें जो लीडर्स थे जिन्होंने लीड किया वो कौन थे, नाना साहिब थे कानपुर से, अच्छा बेगम हजरत महल थी ओहद से, बरेली से जो है वो खान बहादुर खान थे, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे और रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से। और ये जो है ये बड़े बड़े लीडर्स थे वॉर के। और बहादुर शाह जफर जो है वो ऑब्वियसली जो है उनको बताया गया भाई वो क्या है जी, वो मुगल हुक्मरान है, उनको तख्त पे जाके बिठा दिया गया, अदरवाइज तो उनकी कोई पावर थी नहीं। अच्छा, और सबसे पहले जो है वो रिवॉल्ट हुआ जी बरकपुर के अंदर, बंगाल के अंदर। ये बरकपुर में बंगाल में, यानी यहाँ पे जो है इस मैप के अंदर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले रिवॉल्ट हुआ। और उसके बाद जो है ये पूरे का पूरा करते करते दिल्ली को कैप्चर किया गया। दिल्ली को कैप्चर करके वहाँ पे बहादुर शाह जो है उसको बिठा दिया गया, बहादुर शाह को कि भाई आप जो है आज से मुगल हुक्मरान हैं तो हम सारे के सारे आपके अंडर जो हैं ये रिवॉल्ट लड़ेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि स्टार्ट में जो है वो तकरीबन 6 माह तक, पहले 6 माह तक जो है वो अंग्रेज़ों को बहुत शदीद किस्म की शिकस्त दी गई, अंग्रेज़ों को मारा गया। हर साइड पर स्टार्ट में ये खबर फैली कि भाई अंग्रेज़ों को शिकस्त हो गई है और कंपनी जो राज है वो ख़त्म हो गया हिंदुस्तान के अंदर। गो कि ऐसा नहीं था लेकिन शुरू में ऐसा ही हुआ। और दिल्ली का लाल किला जो है माना जाता है और जो कश्मीर गेट है उसको खून से भर दिया अंग्रेजों के, यानी कि इतना ज्यादा अंग्रेजों को शुरू में मारा गया। लेकिन उसके बाद क्योंकि यहां पे मैनेजमेंट नहीं हुई, यहां पे लीडरशिप नहीं थी और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेनिंग नहीं थी, जिस वजह से जो है फिर क्या हुआ, फिर अंग्रेज दोबारा से गलबा पाना शुरू हुए और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो फिर दोबारा से कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और अगले 6 माह जो थे उसमें दोबारा से फिर मुसलमानों और हिंदुओं और सिखों का नंबर आया और इन्हें जो है लटका लटका के मारा गया। माना जाता है कि तोपों के सामने जो है वो इन्हें लटकाया गया और तोपों के सामने यहाँ चरसदा के अंदर जो है पठानों को जो रिवॉल्ट किया था उनको तोपों के सामने लटका के मारा गया। दिल्ली के अंदर जो है उनकी लाशों को लटकाया गया और कई महीनों तक उनकी लाशें लटकती रही ताकि जो देखने वाले हैं वो उन्हें देखें और इबरत पकड़ें और दोबारा कोई कंपनी के खिलाफ खड़ा ना हो। इस तरह चुन चुन के जिस शख्स ने मारा था उसको चुन चुन के मारा, सिवाय इसके कि सर सैयद अहमद खान जो है वो उस टाइम पे कंपनी के मुलाजिम थे अंग्रेजों के, तो उन्होंने जो है वो अंग्रेजों की जानें बचाई। बाकी जितने भी थे उन सब ने जो है वो चुन चुन के मारा। लेकिन एट द एंड जो है वो ये रिवॉल्ट फेल हो गया और उसके बाद अंग्रेजों ने और ज्यादा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला
कि एक तरह से जो आम लोग थे, जो इंडियंस थे, उनके अंदर नेशनलिज्म यानी कि एक पैदा हो गया, एक कौमियत पसंदी की एक सोच पैदा होगी कि भाई हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते हैं। क्योंकि पहले ये फौज से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद आम पब्लिक जो थी वो भी अवाम यानी जिसको कह ले वो अवाम भी इसके अंदर शामिल हो गई और उन्होंने भी जो है फिर साथ में पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिश जीते, लेकिन नतीजा क्या हुआ, जीतने के बाद उन्होंने तबाही कर दी, हर साइड पे जो है वो कत्लो गारत शुरू कर दी। लेकिन कंपनी रूल खत्म हो गया, यानी कंपनी को इतना नुकसान हुआ इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद कि जो ताज बरतानिया है उसे जो है वो सारे का सारा कंट्रोल अपने अंडर जो है वो मलका बरतानिया के अंडर लेना पड़ा। कंपनी यहां से खत्म हो गई और फिर एक एक्ट पास किया गया, ठीक है, एक्ट ऑफ 1858, जैसे लखनऊ के दरबार में जो है वो इलाहाबाद में सुनाया गया कि भाई अब आज से जो है वो कंट्रोल ताज बरतानिया के पास। अब देखिए ये जुल्म की इंतहा कि कंपनी जो है उसने आके यहां पे 100 साल में हुकूमत को इस्टेब्लिश किया, उसी ने जुल्म किया, उसी ने तबाही की। और ताज बरतानिया जब 100 साल के बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है तो ताज बरतानिया कहता है कि भाई आपके साथ कंपनी ने बड़ा जुल्म किया, तो आज से आपकी गवर्नमेंट जो है वो हम चलाएंगे। यानी एक से कुर्सी लेके एक अंग्रेज से दूसरे अंग्रेज को बिठा दिया और कोई फर्क नहीं हुआ। तो ये कंपनी राज से यानी ब्रिटिश राज तक हुकूमत मुंतकिल हो गई। पहले इलीगल थी, पहले कंपनी जो है चोरी छुपे सब कुछ करती थी, अब ताज बरतानिया ने जो है वो सब कुछ सामने सामने करना स्टार्ट कर दिया और गवर्नर जनरल यहां भेजने स्टार्ट कर दिए और एज ए गवर्नर जनरल जो है वो हिंदुस्तान चलना स्टार्ट हो गया और लॉर्ड कैनिंग जो है उसको पहला गवर्नर जनरल हिंदुस्तान का बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे का सारा कंट्रोल जो हुआ। लेकिन इसके बाद फिर हमने देखा इंडियन नेशनलिज्म की जो मूवमेंट स्टार्ट हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फिर वो इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ा, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो जो है वो बना चुका हूं कि वो सारे के सारे उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो डिस्कस कर चुका हूं इसके ऊपर। तो यहां पे इस टॉपिक को जो है वो क्लोज करते हैं और इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। आपकी फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है और आप वहाँ पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो टॉपिक है सर सैयद अहमद ख़ान। तो सर सैयद अहमद ख़ान या इसे अलीगढ़ मूवमेंट भी कहा जाता है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी इसे निगलेक्ट नहीं कर सकता। या सर सैयद की जो डिवोशन थी उनको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, या उनके जो एफ़र्ट्स थी पाकिस्तान के लिए, या टू नेशंस थ्योरी के हवाले से बात की जाए तो कोई भी उन्हें निगलेक्ट नहीं कर सकता। तो इसको हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में बयान करेंगे। इसका सबसे जो पहला टॉपिक है वो हम लेंगे सर सैयद के ऊपर, जो बात करेंगे हम कि सर सैयद की लाइफ कैसी गुजरी। तो जो इसका सबसे पहला टॉपिक है वो है सर सैयद के हवाले से। तो सर सैयद के बारे में सबसे पहले बताते चलें कि सर सैयद जो है वो दिल्ली में पैदा हुए 17 अक्टूबर 1870 1817 को दिल्ली के अंदर सर सैयद एक ऊंचे घराने में पैदा हुए। इनकी फैमिली जो थी वो एक सैयद ख़ानदान था। इसके अलावा अगर कहा जाए तो इन्होंने जो बेसिक एजुकेशन की बात की जाए तो इनकी जो बेसिक एजुकेशन थी वो अपने नाना के यहाँ से हासिल की। उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी, पर्शियन पढ़ी, कुरान पढ़ा, जो उस टाइम के यानी कि मुरव्वजा उलूम थे वो सारे के सारे सर सैयद ने हासिल किए। और उसके बाद जो है सर सैयद की अगर सर्विसेज का बात की जाए तो सर सैयद ने सबसे पहले 1837 के अंदर जो है एज ए जूनियर क्लर्क जो है वो अपने करियर का आगाज़ किया। उसके बाद वो तरक्की करते गए और 1846 में तकरीबन वो चीफ़ जज बने। तो इस तरह से इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पर इनकी ट्रांसफ़र्स भी होती रही। इन्होंने मुसलमानों की मुख्तलिफ़ हालत भी देखी कि मुसलमान कैसे प्रोग्रेस कर रहे थे। जब इनकी जो ट्रांसफ़र थी वो बजनौर के अंदर थी तो उस टाइम पर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई। तो इन्होंने अपनी आंखों से वो सारे के सारे मराहिल देखे थे, वो सारे के सारे अवामिल जो थे देखे थे कि किस वजह से ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई और मुसलमानों के ऊपर क्यों इसका बहुत ज़्यादा है इनकी सर्विसेज को जो इन्होंने मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के अंदर सरंजाम दी। उसमें सबसे पहली अगर बात की जाए सर सैयद की सर्विसेज की तो सर सैयद की तालीमी इस्लाहात की हम बात करते हैं। जो इनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स थी जो इन्होंने एजुकेशन के अंदर लाई ताकि मुसलमान दोबारा से जो है वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें और मुसलमान दोबारा से हिंदुस्तान के साथ मिल के आगे बढ़ सके या अंग्रेज़ हुकूमत के साथ मिल के आगे बढ़ सके। क्योंकि इनका जो सबसे मेन फोकस था वो यही था कि मुसलमानों को अब क्योंकि सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया गया, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ गई मुसलमानों के ऊपर, तो इसलिए इनका दोबारा फोकस यही था कि ये एजुकेशन के थ्रू जो है मुसलमानों को रिफॉर्म कर सकें। तो इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले सर सैयद की जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होती रही वहाँ वहाँ इन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों के लिए एक काम कर सकें या जितना ये काम कर सकते हैं वो कर सकें। तो
सबसे पहले जो इनकी पोस्टिंग थी वो मुरादाबाद के अंदर थी। तो मुरादाबाद के अंदर 1859 के अंदर 1859 में इन्होंने एक स्कूल कायम किया, और वो स्कूल जो था वो इंग्लिश और पर्शियन एजुकेशन दिया करता था, जिसका यानी बेसिक मकसद पर्शियन एजुकेशन तो पहले से दी जा रही थी, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन का वहाँ पे आगाज़ किया मुसलमानों के लिए। इसके बाद जो इनकी अगली ट्रांसफ़र थी वो गाज़ीपुर के अंदर थी। तो गाज़ीपुर के अंदर 1863 में 1863 के अंदर इन्होंने एक और स्कूल कायम किया गाज़ीपुर के अंदर, और वहाँ पे भी मुसलमानों को इंग्लिश एजुकेशन से रोशनास करवाया। इसके बाद अगर बात की जाए साइंटिफिक सोसाइटी की, 1863 के ही अंदर यानी 1863 के ही अंदर गाज़ीपुर के अंदर इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, और इस साइंटिफिक सोसाइटी का जो सबसे मेन कॉज था, जो पर्पस था, वो यही था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है, या जो इंग्लिश बुक्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट किया जाए उर्दू के अंदर, और मुसलमानों तक वो सारे का सारा इल्म पहुंचाया जाए, ताकि मुसलमान लैंग्वेज के बैरियर की वजह से पीछे ना रहें, बल्कि वो उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके उसे पढ़ सकें और तरक्की कर सकें। इसके अलावा अगर बात की जाए अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद के नाम से इन्होंने 1 अप्रैल 1869 को जो है एक इन्होंने इदारा कायम किया। 1869 या आप 70 में से कह लें, क्योंकि ये जब सर सैयद जो है वो 2 साल के लिए अपने बेटे के साथ इंग्लैंड गए, तो वहाँ पे उन्होंने उनकी एजुकेशन सिस्टम का जो है बहुत ही कीनली जो है ऑब्ज़र्व किया उस एजुकेशन सिस्टम को। वहाँ पे कैम्ब्रिज में गए, ऑक्सफोर्ड में गए, उनका पैटर्न देखा, उनकी मेथडोलॉजी देखी, उनकी टीचिंग स्टाइल्स देखे, और उन्होंने कोशिश की कि वापस आके वो वैसा ही टीचिंग स्टाइल या वैसे ही टीचर्स यहाँ पे तैयार कर सकें, वैसा ही एजुकेशन सेटअप यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर तैयार कर सके, ताकि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि सर सैयद का यही मानना था, अगर मुसलमानों को दोबारा उनके पाँव के ऊपर खड़ा होना है तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एजुकेशन, और वो भी इंग्लिश एजुकेशन। क्योंकि अगर अंग्रेज़ों के साथ मिल के चलना है, दोबारा से अपनी पोजीशंस बहाल करवानी है, तो उसके लिए इंग्लिश एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो सर सैयद की तमाम जो मैक्सिमम कोशिशें थी वो इंग्लिश एजुकेशन की तरफ ही रहीं। तो उन्होंने ये अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद के नाम से एक सोसाइटी भी कायम की, ताकि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ इनकरेज किया जा सके। इसके बाद बात की जाए इनकी अगर स्कूल की, जो बाद में कॉलेज भी बना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल। इसके नाम से ही जैसे वाज़ेह है एंग्लो ओरिएंटल, एंग्लो का मतलब ये है कि इंग्लिश भी था ये, और ओरिएंटल का मतलब ये है कि ये ईस्टर्न एजुकेशन भी देता था। तो ये इन्होंने एक स्कूल कायम किया जो कि 1875 के अंदर कायम किया गया, और इसका भी मकसद यही था कि मशरकी और मगरबी उलूम को मिक्स करके मुसलमानों को दिया जाए, ताकि वो अपने मज़हब से भी जुड़े रहें और जदीद तालीम को भी हासिल करें, ताकि वो आगे मुकाबला कर सकें। तो यही जो स्कूल जो उन्होंने स्टार्ट किया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो था, यही 2 साल बाद 1877 के अंदर जो है ये कॉलेज बना, और उसके बाद कॉलेज के बाद जो है ये 1920 में एक यूनिवर्सिटी बन गया, एक बहुत शानदार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ये बना, जो आज भी मौजूद है। तो क्योंकि इस हवाले से अगर यहाँ टॉपिक डिस्कस करता चलूँ कि लॉर्ड लिटन जो था उन्होंने इस टाइम पे सर सैयद का जो कॉलेज था उसका इफ्तिताह था, इसलिए उन्होंने लोगों की बातों की परवाह नहीं की, और उन्होंने मुसलसल कोशिश की कि मुसलमानों को एजुकेशनल ग्राउंड के अंदर मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसके बाद अगर बात की जाए मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो 1888 के अंदर 27 दिसंबर 1888 को सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की, जिसका बुनियादी मकसद यही था कि मुख्तलिफ अकाबर फ़िक्र जो हैं, या ख़ासकर जिन मुसलमान जो बड़े बड़े उस टाइम पे स्कॉलर्स थे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए, और वो मुसलमानों को इनकरेज कर सकें, उनके लिए कुछ कर सकें, जिनके अंदर नवाब मोहसिन मलिक, नवाब वक़ारुल मलिक, मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे ग्रेट माइंड्स शामिल थे। ये तो बात थी कुछ तालीमी इस्लाहात की। अगर हम दूसरे नंबर बात करें तो वो है सर सैयद की या तहरीक अलीगढ़ की सियासी इस्लाहात के हवाले से, कि सियासी इस्लाहात में या सियासत के अंदर या पॉलिटिकली जो है वो क्या रिफॉर्म्स की गई ऐसी कि जिसका इम्पैक्ट जो है हिंदुस्तानी मुसलमानों पे पड़ा। तो उसमें अगर बात की जाए तो क्योंकि सर सैयद का जो जितना भी फोकस था वो सारे का सारा मुसलमानों के ऊपर था, तो 1867 में जब उर्दू हिंदी तनाज़ा पैदा हुआ बनारस से, तो उस टाइम पे जो सर सैयद थे उन्होंने शेक्सपियर से कहा था, वहाँ के जो गवर्नर थे उनसे कहा था कि मुझे ये लगता है कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये 2 अलग कौमें हैं। तो उस टाइम पर ये इन्हें 2 नेशन थ्योरी का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, कि सर सैयद वो पहले शख्स थे जिन्होंने 2 नेशंस थ्योरी दी थी कि भाई मुसलमान और हिंदू 2 बिल्कुल अलग अलग कौमें हैं। वो
भी इस उर्दू हिंदी तनाज़े के बाद। तो उसके बाद से जब कांग्रेस 1885 के अंदर बनाई गई, मिस्टर ए ओ ह्यूम ने जब कांग्रेस बनाई, तो उस टाइम पे सर सैयद ने ये बात कह दी थी कि ये जो कांग्रेस है, कहा तो ये जा रहा है कि भाई ये हिंदुस्तान की एक जमात है जो कि मुसलमानों के लिए भी है और हिंदुओं के लिए भी है, मगर हकीकत यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मफाद के लिए काम करेगी, जो कि बाद में सच साबित हुआ। तो इसके अंदर अगर बात की जाए तो इन्होंने सियासी या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने जो है ना वो मुस्लिम और ब्रिटिश कंप्रोमाइज़ की बात की। इन्होंने मुसलमानों और अंग्रेज़ों को एक साथ लाने की कोशिश की, ताकि अंग्रेज़ों के दिल में जो नफ़रत है मुसलमानों के लिए उसे कम से कम किया जा सके और मुसलमान ग्रोथ कर सके। तो इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी बहुत सारी कोशिशें की, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों के साथ मुफाहमत की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, ये हिंदुस्तान में दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। इसके अलावा इन्होंने द कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट के ऊपर भी एक पम्फलेट भी जारी किया, जिसके अंदर इन्होंने 1857 की जो जंग आज़ादी थी, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जिसे कि अंग्रेज़ों ने रिवॉल्ट का नाम दिया था, उसके कॉजेज़ लिखे, कुछ वजूहात लिखी थी, और जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि असल में मुसलमान अकेले जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार नहीं थे। इसके बाद उन्होंने रिसाला असबाब बगावत हिंद के नाम से एक रिसाला भी लिखा, जिसके अंदर दोबारा से उन्होंने 1875 के जो रिवॉल्ट था उसके मुतालिक लिखा कि वो क्या वजूहात थी। उन्होंने डिटेल से इसमें डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों की ही अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से जो है वो ये रिवॉल्ट हुआ या जंग आज़ादी हुई, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ तरह की 2-3 पॉइंट्स भी रेस किए, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई कानून साज कौंसिल के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी ना देना या हिंदुस्तानियों को नुमाइंदगी ना देना, इसी तरह से ज़बरदस्ती ईसाई करना मुसलमानों या हिंदुओं को, इसी तरह से जो फ़ौज की पॉलिसीज़ थी वो बहुत गलत थी, फ़ौज का जो रवैया था हिंदुस्तानियों के साथ बहुत गलत था, इसी तरह से अंग्रेज़ों की ऐसी इस्लाहात जो कि हिंदुस्तानियों ने पसंद नहीं की। इस तरह के 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो सर सैयद ने रेज़ किए इस रिसाले के अंदर। इसके बाद बात की जाए तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का क़याम सर सैयद ने अमल में लाया, और इसका मकसद भी यही था। ये जो 1866 में ये ब्रिटिश क़याम अमल लाया गया, इसका मकसद यही था कि मुसलमानों को और अंग्रेज़ों को एक साथ लाया जाए और उनकी नफ़रत कम की जाए। इसके अलावा लाइल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया जो है, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कारनामा है सर सैयद का। ये लिख कर सर सैयद ने ये बताने की कोशिश की असल में अंग्रेज़ों को कि अंग्रेज़ जो आज हिंदुस्तान के अंदर राज कर रहे हैं या जो रूल कर रहे हैं या जो कुछ भी वो आज यहाँ से हासिल कर रहे हैं वो मुसलमानों ही की बदौलत है। क्योंकि इन्होंने बताने की कोशिश की कि भाई जब पहली बार अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे, थॉमस रॉय जब यहाँ पे आया था तो उसने जहांगीर के दरबार में जो है यहाँ से परमिशन ली थी यहाँ पे इजाज़त करने की, ट्रेड करने की। तो जहांगीर एक मुसलमान बादशाह था तो उन्होंने ही इजाज़त दी थी सर थॉमस रॉय को यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से काम करने की। तो उन्होंने ये भी एहसास दिलाने की उन्हें कोशिश की। तो ये कुछ उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज थी। इसके बाद बात की जाए अगर उनकी मजहबी खिदमात के हवाले से या तहरीक अलीगढ़ की मजहबी खिदमात कहा जाए इसे, या फिर सर सैयद के मजहबी खिदमात कहा जाए, तो इसमें इन्होंने क्योंकि ईसाई और मुस्लिम बहुत दूर दूर हो चुके थे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, तो इन्होंने यहाँ पे भी इन्हें एक पेज पे लाने की कोशिश की। और ख़ास करके इन्होंने एक बुक लिखी, जो बुक थी वो एसेस थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर, द लाइफ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये इस जवाब में लिखी थी कि ईसाई मुसन्निफ था विलियम म्यूर जिसका नाम था, जिसने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जो है वो एसेस लिखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर, और उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू की इन्होंने। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन्होंने तवील कलाम के नाम से जो है ना बाइबल का एक बहुत ही फ़िलोसफेटिकल जो है वो एक्सप्लेनेशन दी, या फ़िलासफ़ी के अंदाज़ में जो है बाइबल का एक तर्जुमा किया, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल दिए कि इस्लाम और ईसाईयत में काफ़ी ज़्यादा मुमासिलत पाई जाती है। इसके अलावा बात की जाए अगर इनकी समाजी या कल्चरल खिदमात की, तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें सर सैयद ने जो है वो तहज़ीबुल इखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया था 1870 के अंदर, जिसका बुनियादी जो मकसद था या बेसिक एम जो था वो था मुसलमानों की इस्लाह करना। और इसके अंदर इंग्लिश मजमून जो है तर्जुमे के साथ भी डाले जाते हैं। इसके अलावा मुसलमानों के अखलाक के ऊपर जो है उसमें बात की जाती, ताकि मुसलमानों को जो है वो दोबारा से उनके पाँव पे खड़ा किया जा सके। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन्होंने यतीम खानों का क़याम अमल में लाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका समझा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या पॉलिसी थी कि वो जितने भी यतीम थे या जो भी ऑर्फन्स हुआ करते थे उनको ये क्या करते कि उनको ये ईसाई बना दिया करते। तो सर सैयद ने क्या किया कि यतीम खानों को इस्टेब्लिश किया, ताकि जो ईसाई बच्चे मुसलमान बच्चे हैं वो ईसाई ना हो और इनको मुसलमानों के माहौल में ही परवरिश दी जाए। इसके अलावा इन्होंने तरक्की अंजुमन उर्दू भी एक कायम की, और ये बनारस के उर्दू हिंदी तनाज़ा के बाद इन्होंने जो है कायम की, और इसका जो बेसिक मकसद था वो उर्दू को प्रोटेक्ट करना था। और इसके साथ साथ जब 1882 के अंदर 1882 के अंदर हिंटर कमीशन के सामने हिंदुओं ने जब ये रखा कि भाई वो उर्दू के बजाय हिंदी को सरकारी ज़ुबान करें, तो उस टाइम पे भी सर सैयद ने अपनी पोजीशन को बहुत ज़बरदस्त
से इस्तेमाल किया और इसको बैकवर्ड कर दिया, उसको कोशिश की कि भाई उर्दू ही वहाँ की ज़ुबान रहे। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी तहाम अहले किताब। ये जो बुक थी इसका जो बेसिक पर्पस था वो भी यही था कि जो मुसलमान हैं वो ईसाइयों के साथ खा पी सकते हैं, और इसका मकसद यही था कि ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में मसलत पैदा की जाए और मुसलमानों और ईसाइयों को एक पेज पे लाया जाए ताकि मुसलमान दोबारा से ग्रो कर सकें। तो ये तो 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सर सैयद की सर्विसेज के हवाले से थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, जो कि आगे पाकिस्तान के बनने का बाइस बने। इसके अलावा हम अब आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि मज़ीद क्या ऐसे पहलू थे जो कि पाकिस्तान की क्रिएशन की तरफ लेकर गए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सर सैयद अहमद ख़ान को बानियानी पाकिस्तान में शुमार किया जाता है, वो इसलिए कि आज़ादी हिंद और क़यामी पाकिस्तान की तहरीकों में इनकी कायम करदा यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ के तालिब इल्मों ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया था, जबकि बाज़ अफराद सर सैयद अहमद ख़ान ही को 2 कौमी नज़रिए का बानी भी करार देते हैं। ये सब बातें तो आप अपने स्कूल और दरसी किताबों में पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन दोस्तों जो मालूमात हम आज आपको देने वाले हैं वो आपके स्कूल की किताबों में दस्तयाब नहीं, इसलिए ये बातें आपको थोड़ी अजीब और थोड़ी सी कड़वी भी लग सकती हैं, लेकिन हैं बिल्कुल हकीकत पर मबनी, जो इंतहाई मुस्तनद किताबों और दस्तावेज़ात से मदद लेकर आपके सामने बयान की जा रही हैं। दोस्तों सर सैयद अहमद ख़ान सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के ही बानी न थे, बल्कि एक गुमराह फ़िरके नेचरिया के क़याम का सहरा भी आप ही के सर जाता है। हिंदुस्तान से मुग़ल हुकूमत के ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ जो सबसे पहला गुमराह फ़िरका पैदा हुआ वो यही फ़िरका नेचरिया था। सर सैयद अहमद ख़ान इब्तिदा में अपने अकायद के एतबार से गैर मुक़ल्लिद थे, जो बाद में मुज्तहिद हो गए, और जब ये अपनी पेशा वराना खिदमात के लिए इंग्लिस्तान गए तो वहाँ आपकी सोच में मुल्हिदाना अकायद ने जन्म लिया। वापस आकर सर सैयद अहमद ख़ान ने इस फ़िरके यानी नेचरिया की तबलीगो अशात का काम शुरू कर दिया। इस फ़िरके को अंग्रेज़ी हुकूमत की भरपूर सरपरस्ती हासिल थी। दोस्तों सिर्फ फ़िरकाए नेचरिया ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ों ने हर उस बातिल फ़िरके को इमदाद फराहम की जो मुसलमानों में इंतशार का बाइस बन सकता था, चाहे वो कादियानी हो या बहाई। अंग्रेज़ों ने इनके रहनुमाओं की हर सतह पर सरपरस्ती और इमदाद की। सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले आदमी थे जिन्होंने 1857 की जंगी आज़ादी को एक फ़ौजी बगावत करार देकर इसे गदर का नाम दिया। सर सैयद अहमद ख़ान अपनी किताब सरकशी ज़िलाए बिजनौर में लिखते हैं कि हिंदुस्तान की मुस्लिम नवाबों और हिंदू देशियों में से कोई भी इस लायक नहीं जो हुकूमत कर सके और रियाया अदलो अमन की फ़िज़ा में सांस ले सके। इन्हीं वजूहात की बिना पर सर सैयद अहमद ख़ान को ब्रिटिश हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी अलकाबात से नवाजा गया। सर सैयद अहमद ख़ान की राय ये थी कि मुसलमान अंग्रेज़ी माशरत और अंग्रेज़ी कल्चर इख्तियार करें ताकि अंग्रेज़ की नज़र में इज़्ज़त हासिल कर सकें। बाद अज़ां सर सैयद अहमद ख़ान ने अकल को दारो मदार बनाते हुए एक ऐसे दीन की इख्तिरा की जिसके मुताबिक जो बात अकल में ना आए इसको रद्द कर दिया जाता, जिसे सर सैयद अहमद ख़ान और इनके पैरोकारों ने दीनी निचरिया यानी दीनी फितरत का नाम दिया। ये फ़िरका सन 1855 के करीब वजूद में आया। इसके मानने वालों को नौरतन कहा जाता था। बर्रे सगीर में एक बड़ी जमात ने सर सैयद अहमद ख़ान के अकायद को कबूल किया, जिनमें कुछ नामवर लोग नवाब मोहसिनुल मुल्क, डिप्टी नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलवी चिराग अली ख़ान, नवाब आज़म माहिर जंग और शिबली नौमानी जैसे भी शामिल थे। अब यहाँ हम सर सैयद अहमद ख़ान के कायम करदा फ़िरके नेचरिया के चंद ऐसे अकायद बयान करेंगे जो इस्लामी तालीमात की बरखिलाफ हैं। फ़िरकाए नेचरिया के बातिल अकायद व नज़रियात। नंबर 1, मलाइका की कोई हकीकत नहीं है। नंबर 2, शैतान की भी कोई हकीकत नहीं है। नंबर 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शजराए ममनुआ नहीं खाया था। नंबर 4, कब्र में कोई अजाब नहीं होता। नंबर 5, जन्नत और जहन्नुम का इनकार करते हैं। नंबर 6, जिस्मों के साथ हशर नहीं होगा। नंबर 7, होरों की कोई हकीकत नहीं। नंबर 8, तकदीर का इनकार करते हैं। नंबर 9, मौजज़ात का इनकार करते हैं। नंबर 10,
आसमान का कोई वजूद नहीं। नंबर 11, इजमाए हुज्जत कोई चीज़ नहीं है। नंबर 12, हैवानात की तस्वीर हलाल है। नंबर 13, अक्सर अहादीस सही नहीं है। नंबर 14, जन्नात की कोई हकीकत नहीं है। नंबर 15, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ात का इनकार करना। नंबर 16, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है और वो आसमान पर नहीं उठाए गए हैं। नंबर 17, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद मौजूद थे। नंबर 18, मौजज़ाए शक्कुल कमर का इनकार करते थे। नंबर 19, सफ़रे मेराज का इनकार करते थे। नंबर 20, इमाम मेहदी का इनकार करना कि वो क़यामत के करीब नहीं आएंगे। नंबर 21, इंसान नबी के बराबर हो सकता है। नंबर 22, किसी भी नबी ने तौहीद की तालीम मुकम्मल नहीं की, सबकी तालीमात नाकिस रहीं। नाऊज़ुबिल्लाह। दोस्तों, ये तमाम ही अकायद कुरान और सुन्नत की रौ से इंतहाई बातिल और महज झूठ पर मबनी हैं, जिनकी सर सैयद अहमद ख़ान के दौर के उलमाए कराम ने न सिर्फ शदीद मुखालफत की बल्कि इनकी रद्द पर कई किताबें भी तसनीफ़ की। दोस्तों, आपको ये जानकर इंतहाई हैरत होगी कि जब सर सैयद अहमद ख़ान का कायम करदा फ़िरक़ाए निचरिया अपनी उरूज पर था, उस दौर में हरमैन शरीफ़ैन मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की मज़ाहिब अरबा के मुफ्तियों ने इन पर कुफ्र व अलहाद के फतवे भी आयद किए थे। दोस्तों, ये तमाम बातें बयान करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं कि सर सैयद अहमद ख़ान की बाकी तमाम खिदमात को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इनकी इल्मी व अदबी खिदमात की बहरहाल हिंदुस्तान की तारीख में एक ख़ास अहमियत है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सर सैयद अहमद ख़ान के कायम करदा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में इनके फ़िरके यानी नेचरिया की तालीमात दी जाती हों, बल्कि यहाँ इस्लामी अकायद और शायर की रोशनी में ही तालीम दी जाती थी। इनकी कायम करदा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो असातिज़ा भी मौल्लिम के फ़राइज़ अंजाम दिया करते थे जो खुद सर सैयद अहमद ख़ान और इनके बातिल अकायद की मुखालफत में तहरीरें लिख चुके थे। लिहाजा जो बातें आपने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ी हैं वो भी किसी हद तक दुरुस्त हैं। अलबत्ता